With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program with Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. नमस्कार, मेरा नाम शिशिर यादव है और मैंने यूपी PCSJ एग्ज़ाम 2022 में दूसरी रैंक हासिल की है और आज मैं यहाँ आप सभी के साथ दिल्ली नॉलेज ट्रैक के द्वारा अपनी रणनीति को साझा करने के लिए आया हूँ। एज आई हैव बीन टोल्ड, दिल्ली नॉलेज ट्रैक aims to provide aspirants with strategies of preparation of different examination. Therefore, I am feeling extremely honored to be here and contributing to their cause. आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि मेरे बताए हुए तौर तरीके आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हर एस्पिरेंट्स के अपने इंडिविजुअल तौर तरीके होते हैं, उसके कुछ स्ट्रेंथ होते हैं। मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और मेरे दिए हुए कोई भी इंसाइट अगर हेल्पफुल होंगे तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये वीडियो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। अर्ली सेगमेंट में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँगा, उसके बाद में अपनी स्ट्रैटेजीज़ रिलेटेड टू प्री, मेंस और इंटरव्यू की बताऊँगा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा महर्षि विद्या मंदिर यानी प्रयागराज से हुई है और फिर मैंने 2015 में BA LLB यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में ज्वाइन किया और जो कि 2020 में पूरी हुई। मैंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत लास्ट ईयर यानी कि 2020 से शुरू की थी। तभी मैंने परीक्षा मंथन जुडिशियल क्लासेस ज्वाइन की थी और वहाँ से मेरी प्रिपरेशन की जर्नी शुरू हुई। BA LLB के दौरान मैं कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था। मुझे अपने दोस्तों का साथ मिला और मुझे प्रोफेसरों का साथ मिला जिन्होंने मेरे अंदर ये बिलीव इंस्टिल किया कि मैं भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। और बाय द एंड ऑफ 4th ईयर मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्ज़ाम के लिए अपियर होऊंगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। As we know, this exam demands the deep understanding of various legal concepts. Therefore, I divided my studies into different phases. Early on, I focused on building a foundation by studying through all the basics. मैंने अपने कोचिंग के साथ ही जो भी सब्जेक्ट कोचिंग्स में चल रहे थे उसके साथ मैंने कोई भी एक रेफरेंस बुक उठाई और उसके साथ मैंने वो सब्जेक्ट कंप्लीट किया। फॉर एग्जांपल, अगर CRPC चल रहा है तो उसके साथ मैंने केलकर की बुक रेफ़र की और CPC चल रहा है उसके साथ मैंने तकवानी की बुक रेफ़र की। बाय द टाइम 2021 मेरी कोचिंग भी समाप्त हो गई थी और उसी के साथ मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद मैंने अपना पूरी फोकस अपने नोट्स मेकिंग पे की। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स लिए और कोई भी नए लीगल डेवलपमेंट हुए और रेफरेंस बुक से मुझे कोई भी हेल्पफुल चीज़ मिली, मैंने उसको कंपाइल किया एक जगह और एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाए। मैं सबसे यही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप बस कुछ ना कुछ डेली करते रहें और अपनी पढ़ाई में ब्रेक ना आने दें, क्योंकि अगर आप पढ़ाई में ब्रेक आने देंगे तो आपकी पुरानी चीज़ें आपका साथ छोड़ देती हैं। तो कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन इज़ द मेन की फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। जैसा कि हमें पता है ये एग्ज़ाम 3 भाग में डिवाइड है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हर एक पर्टिकुलर स्टेज अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी डिमांड करता है। प्री के लिए मैं यही कहूँगा कि आपका साथ आपकी BA रख देगी इन सब्जेक्ट ऑफ लॉ और एटलीस्ट जितने भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हैं, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट हैं, उसके आपको BA एक्ट प्रिपेयर होने चाहिए। और सेलेक्टिव रीडिंग आप कर सकते हैं BA एक्ट की, लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप एटलीस्ट 2-3 बार BA एक्ट को कंप्लीट रीड करें। समटाइम्स ऐसे पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप उस समय गेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप कंप्लीट रीडिंग एक बार कर लेंगे तो आपको एलिमिनेट करने में भी हेल्प मिलेगी। और कई टाइम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद बाकी और ना कर पाए और आपको वो क्वेश्चन एस दे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि आप PYQ सॉल्व करें और उसके साथ साथ किसी भी अन्य स्टेट के अगर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो एटलीस्ट लॉ के पेपर तो आप सॉल्व करें। इससे आप नए क्वेश्चन्स जो आते रहेंगे उससे भी आप अपडेट होते रहेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उससे भी आपकी फैमिलियरिटी बढ़ जाएगी। और मैं यही कहूँगा कि आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक चूज़ करें और बहुत सी बुक के पीछे ना पड़ें। मैंने परीक्षा मंथन की बुक चूज़ की थी, सामर्थ्य अग्रवाल की, और मैंने उसी को कई बार लगाया। जैसा कि मैं पहले भी कहा हूँ कि रेपिटेशन एंड रिवीजन इज़ द की। तो इसमें आप अगर बहुत ज़्यादा भागेंगे तो आप कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो थोड़ा ठहराव रखें और प्री के लिए आपको BA एक्ट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं GK सब्जेक्ट की बात करूं तो मुझे वेरियस मॉक्स के थ्रू पता चला कि मेरी कुछ स्ट्रेंथ और मेरी कुछ वीकनेसेस हैं।
जैसे कि जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड अफेयर काफ़ी कुछ आता है। बट लकीली इस बार ये हुआ कि इसमें लॉ के सब्जेक्ट्स भी ऐड हो गए थे, तो मैंने जितने भी 9 माइनर लॉ थे उसके बेयर एक्ट्स को बहुत थॉरोली रीड किया, उसमें मैंने अपनी कमांड बनाई और मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान देते हुए पॉलिटी, करंट अफेयर और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पे फोकस किया। हिस्ट्री में भी केवल मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे ध्यान दिया और थोड़ी बहुत रेफरेंस बुक के थ्रू, फॉर एग्जांपल घटना चक्र हो गई, मुझे जो भी पार्ट साइंस का लगा मैंने उस पर ध्यान दिया। मैंने कंप्लीट जीएस पे फोकस नहीं किया क्योंकि लॉ भी इतना वास्ट है और वेटेज ऑफ मार्क्स लॉ का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीके में मेरी यही स्ट्रैटेजी थी कि मुझे मैक्सिमम मार्क नहीं स्कोर करना है, मुझे एक एवरेज स्कोर करना है। तो मेरा टारगेट ये था कि मैं आउट ऑफ 150 60 to 70 मार्क्स स्कोर करूँ और इसके लिए मैंने अपना पूरा फोकस करंट एंड पॉलिटी पे ही डाला था। करंट के लिए मैंने गौरव गर्ग की क्लासेस ली थी ऑनलाइन और उसी के थ्रू मैंने अपना करंट प्रिपेयर किया। नाउ कमिंग टू मेंस, जैसा कि हमें पता है मेंस के एग्ज़ाम पहले 5 पेपर में होते थे, लेकिन इस बार इसको 6 पेपर्स में डिवाइड कर दिया गया है और लैंग्वेज के पेपर में इंग्लिश और हिंदी को सेपरेट कर दिया गया है। तो कमिंग टू द फर्स्ट पेपर, पहला पेपर जीके का होता है और जीके के पेपर के लिए सबसे सही चीज़ होगी कि आप सबसे पहले PYQ एनालाइज करें, क्योंकि हर पेपर का एक स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है। दो इस बार पैटर्न चेंज हुआ था बट फिर भी काफ़ी चीज़ें थी जो सेम आई। फॉर एग्जांपल आपके एब्रीवेशन, पर्सन इन न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड, ये सब चीज़ें आपको स्कोर करने में हेल्प करती हैं। और बाकी पेपर की अगर हम बात करें जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब के लिए मैंने लूसेंट रेफ़र की थी। लूसेंट में काफ़ी शॉर्ट में दिया रहता है और आपको इसमें 75 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं, तो मैंने आंसर भी अपने पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखे थे और जितने अभी पॉसिबल हो पाया था मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। मेरा ये टारगेट था कि मैं क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आऊँगा, इवन तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं आती थी तो भी मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 1000 मार्क्स के पेपर है तो उस 1000 मार्क्स को कंप्लीट अटैम्प्ट करके आए। जीके में माइनर लॉ सब्जेक्ट ऐड होने से इनफैक्ट मेरे लिए ये ईजी रहा कि मैं जीके के सिलेबस को कंप्लीट कर पाऊँ और मैंने अपनी एम्फेसिस लॉ पे ज़्यादा डाली और जितना भी पॉसिबल हो पाया मैंने सारे सब्जेक्ट के बेयर एक्ट रीड किए और जो भी लेटेस्ट केस लॉ चल रहे थे उस समय, फॉर एग्जांपल MTP लॉ में केस लॉ आए थे, उसको मैं प्रिपेयर करके रखा था। नाउ कमिंग टू लैंग्वेज पेपर, इस बार लैंग्वेज पेपर 2 पेपर में डिवाइड हो गया था, इंग्लिश का अलग और हिंदी का अलग। सो कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, हिंदी सबके लिए चैलेंजिंग था और वो चीज़ मेरे लिए भी चैलेंजिंग थी और मैंने भी अपने कोचिंग में मॉक्स दिए थे। मेरे हिंदी में बहुत कम मार्क्स आए थे, लेकिन जब मैंने पहला मॉक्स दिया था तो जिस दिन मेरे मार्क्स कम आए थे उससे अराउंड 70 डेज़ थे मेरे मेंस के एग्ज़ाम में। तो इस 70 डेज़ मैंने अराउंड डेली 4 पेजेस हिंदी की प्रैक्टिस की और मैं साथ में एडिटोरियल रीड करता था। तो एडिटोरियल रीड करने से ये आपका एक फ़ायदा होता है कि आपको जो भी करंट इशू चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जलवायु समस्या, उस समय 8 मार्च आया था तो वुमेन्स से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल आए थे वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं और जब भी आप ऐसे फॉर्म करेंगे उसमें भी ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। लैंग्वेज के पेपर में 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ योर एसे, प्रेसी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। तो मैंने ट्रांसलेशन और प्रेसी राइटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। ट्रांसलेशन में जब अपनी हिंदी की प्रैक्टिस करता था उसी टाइम एडिटोरियल के कुछ पैराग्राफ्स को मैं ट्रांसलेट करके देख लेता था। मेन मैंने ऐसे के लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो होते हैं, जेनरिक टॉपिक लाइक एनवायरनमेंट, टेररिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, इस टाइप के टॉपिक्स को मैंने जॉट डाउन कर लिए थे और इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली थी और हर टॉपिक में मैंने अराउंड 3 to 4 सेइंग प्रिपेयर कर ली थी और जिसके थ्रू मेरा ऐसे काफ़ी प्रेजेंटेबल भी लगने लगा था। इसके बाद लॉ के पेपर आते हैं। पहला पेपर सब्सटैंटिव होता है, दूसरा प्रोसीजरल एंड आफ्टर दैट लास्ट पेपर इज़ लोकल लॉ एंड पीनल लॉ। तो लॉ के पेपर में मेरा तीनों में एक ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने स्केलेटन नोट को रेफ़र करूं जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। और मेरी एक हैबिट है कि मैं एग्ज़ाम से पहले सारे जितने भी मेरा सिलेबस है मैं उसको देख के जाना चाहता हूं, अदरवाइज़ मेरे को वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। तो स्केलेटन नोट से मुझे वो हेल्प मिली कि मैं एग्ज़ाम से पहले भी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज़ कर पाऊँ। ये है कि एग्ज़ाम के टाइम आप जो चीज़ सोच के जाते हैं वो सारी चीज़ हो नहीं पाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एग्ज़ाम में मैं गया था तो मुझे ऑप्शन चूज़ करने में थोड़ा टाइम लगा, क्वेश्चन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल आ गए थे, स्पेशली टू फैमिली लॉ से। तो मैंने कुछ थोड़ा समय लगा, बस मैं यही कहूँगा कि अगर आपको थोड़ा समय लग रहा तो पैनिक ना हो और आप अगर अटैम्प्ट करेंगे सारे क्वेश्चन तो आप कंप्लीट भी कर लेंगे टाइम से। मैं बस ये कहूँगा कि आप पॉसिबल हो जितने मॉक्स उतने मॉक्स दें। मॉक्स से आपकी राइटिंग स्पीड पे भी कमांड आता है और आप क्वेश्चन से भी काफ़ी फेमिलराइज हो जाते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन कई ऐसे आए थे स्पेशली फ्रॉम पार्टनरशिप एंड ईजमेंट जिसको मैं पहले अपने टेस्ट पेपर्स में सॉल्व कर चुका हूँ, तो उस क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। अगर मुझे बाकी क्वेश्चंस में 15 मिनट लगे थे तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे 10 से 12 मिनट ही लगे थे। नाउ कमिंग टू प्रोसीजरल पेपर। प्रोसीजरल पेपर के लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप चूज़ कर लें कि आप प्लेन WS अटैम्प्ट करेंगे या जजमेंट,
और जितना पॉसिबल हो पाए एटलीस्ट 5 to 6 टाइम आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। मैंने भी इसकी कम से कम 6 to 7 टाइम्स प्रैक्टिस की थी और सेम प्रॉब्लम मुझे इस पेपर में भी हुई थी। मुझे भी ऑप्शन चूज़ करने में थोड़ा समय लगा था। स्टार्टिंग के अराउंड मेरे 10 मिनट्स इसी में चले गए थे और मुझे फर्स्ट क्वेश्चन करने में अराउंड 40 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि इसमें इशू फ्रेमिंग भी इस बार ऐड हो गया था। बट मैं यही कहूँगा अगेन कि आप पैनिक ना हो, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक्स की तो कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस पेपर में सेशन ट्रायल का क्वेश्चन हो गया एंड प्ली बार्गेनिंग के क्वेश्चन हो गए। ये सब क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन थे, तो मुझे इस सब क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगा था। तो वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि आप मॉक देते रहें और जितना पॉसिबल हो आप उसको रिवाइज़ करते रहें। ना लोकल लॉ के पेपर के लिए मैंने सामर्थ अग्रवाल की लोकल लॉ की किताब आती है, मैंने उसको रेफ़र की थी और मैंने सारे लोकल लॉ के बेयर एक्ट रीड किए थे एक्सेप्ट म्यूनिसिपैलिटी। और बेयर एक्ट रीड करने से ये होता है कि आप सेक्शन काफ़ी अच्छे से मेंशन कर पाते हैं। और मैं भी यही कहूँगा तीनों लॉ के पेपर में जितना पॉसिबल हो सके आप सेक्शन का एटलीस्ट मेंशन करिए। केस लॉ आपको ज़रूर एज देते हैं, बट अगर ये ज़रूरी नहीं कि आप उसको हर क्वेश्चन में लिखें। हाँ, कोई अगर लैंडमार्क केस लॉ है तो आप उसको ज़रूर मेंशन करें। एग्जाम सॉल्व करने के दौरान मेंटल एस्पेक्ट के साथ साथ फिज़िकल एस्पेक्ट भी काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने इससे पहले एमपी के मेंस दिया था और मैंने उस फेलियर से काफ़ी कुछ सीखा। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी स्लीपिंग हैबिट पे थोड़ा ध्यान दें। अगर आपकी रात में पढ़ने की आदत है इट्स गुड, बट मैं अपने तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 10 दिन पहले आप एग्ज़ाम से अपनी स्लीपिंग हैबिट पे कमांड रख लें, क्योंकि 3 दिन का एग्ज़ाम होता है और दोनों टाइम आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो ये काफ़ी ग्रूसम टास्क होता है। और मुझे जो एमपी के दौरान ये फेस करना पड़ा था कि मैं भी बिना सोए एग्ज़ाम देने गया था, ये मुझे काफ़ी भारी पड़ा था। नाउ कमिंग टू इंटरव्यूज़, मैंने इंटरव्यू के लिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया था। जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो उस समय भी मैंने जितने भी मॉक हो सके पॉसिबल अपने इंस्टीट्यूट में दिए। मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू अपने मॉक्स कंडक्ट करवाए ताकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अर्ली स्टेज पे ही था, 17 को मेरा इंटरव्यू था, तो टाइम कम होने के नाते मैंने अपने लॉ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन हाँ, जितने भी लीगल अपडेट्स आ रहे थे, फॉर एग्जांपल उस समय डिफेमेशन केस और एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सबसे रिलेटेड मैंने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखे थे और मैंने जितना पॉसिबल हो पाया था अपने एस्केलेटेड नोट्स को रेफ़र कर लिया। इंटरव्यू में मुझसे आईपीसी से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेंस रिया एंड मैलिस एंड व्हाट इज़ वाइटल पार्ट, और बाकी मैंने एलएलएम भी किया है, तो मेरे डिसर्टेशन से रिलेटेड कई क्वेश्चंस थे। आई नो स्टेइंग मोटिवेटेड इज़ वेरी चैलेंजिंग थ्रू आउट दिस जर्नी, बट इट इज़ वेरी क्रूशियल दैट यू surround yourself with support network of family, friends and mentor who can give you encouragement and guidance throughout this journey। और मेरे भी सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा था, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेंटर। इनफैक्ट मेरा तो एक फ्रेंड मुझे थ्रू आउट दिस मेन जर्नी मुझे रोज़ शाम को आता था, 1 घंटे के लिए बाहर निकालता था ताकि मैं वापस रिफ़्रेश फील कर सकूँ। इस सक्सेस में मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उनके थ्रू ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, उनके थ्रू ही मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई है। और मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट आपके पास कुछ ऐसे सेम गोल वाले फ्रेंड्स होने चाहिए जिनके साथ आप डिस्कस कर सकें, जिनके साथ आप अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज़ कर सकें। ये हमेशा याद रखें कि सेटबैक्स जो हैं वो पार्ट है जर्नी के, वो आपको कभी डिटर नहीं कर सकते आपके गोल से। इस पूरे जर्नी में आपको खुद को भी काफ़ी बैक करना पड़ेगा, खुद के पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और खुद के प्रिपरेशन से ट्रू रहना पड़ेगा। कई सिचुएशन ऐसी आएगी, आप किसी का प्रिपरेशन सुनेंगे, किसी कुछ आंसर सुनेंगे, आपको लगेगा आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप वापस से पूरी स्ट्रेटजी को अपने टीयर अप कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप टेस्ट के थ्रू या PYQ सॉल्व करके अपने आप को एनालाइज़ कर सकेंगे कि आप कितने पानी में हैं, और उस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आपको किस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क भी करना है और आपको क्या चीज़ें आती हैं। I hope my journey and strategy can inspire and assist those aspiring to excel in UP PCSJ examination. Thank you to Delhi Knowledge Track for giving me this opportunity and having me on this platform. And I wish all the future candidates the very best in their endeavor. Thank you for watching Delhi Knowledge Track. Thank you.